हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो सीटेट जुलाई में एग्ज़ाम होना है, अब होना है कि नहीं होना, अभी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 2018 का जो हमारा SST वाला पोर्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल लगभग 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज लगभग 20 क्वेश्चंस तक आज डिस्कस करेंगे और आपको पता होगा कि टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल वाली वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो हमारे जियोग्राफी पोर्शन से थे। आज की जो वीडियो है इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और हमारा पैडागोजी, इन तीनों सेक्शन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत ही मस्त पेपर है, आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑफकोर्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना तो नहीं भूलेंगे आप। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पैडागोजी से है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अनुभवजन साक्ष्य क्या होते हैं, यानी कि जो वो साक्ष्य जो हम अपने अनुभवों से प्राप्त करते हैं उनके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, दूसरा अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, तीसरा करें मीट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, और चौथा है कि आंकड़ों के संग्रह से विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर मतलब एकत्रित किए गए आंकड़े। तो देखिए, ऑफ कोर्स इसका जो उत्तर होना है वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 कि इंद्रियों के माध्यम से जो वास्तविक दुनिया में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुभवजन्य साक्ष्य। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, अनुभव, जो चीज़ें हम अपने अनुभव से प्राप्त करेंगे। और अनुभव किससे करेंगे? तो अपने ज्ञानेंद्रियों से। आपने 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम सुना होगा, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो हम इनके माध्यम से जो चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे जो हमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वही तो है ना अनुभवजन्य साक्ष्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाना है? ऑप्शन ए वाला, यानी ऑप्शन 1। देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही सेक्शन दिया हुआ है, यानी कि हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, इंग्लिश में भी। तो हिंदी इंग्लिश का भी इशू आपको नहीं होगा, आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। कह रहे हैं कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या फिर राजनीति विज्ञान। तो भौतिक जो विशेषताओं के मॉडल हैं वो कौन से शिक्षण के लिए उपयोगी होते हैं, अर्थात किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर जो होना है वो हो जाना है हमारा जियोग्राफी, अर्थात भूगोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का सोर्स है, यानी कि किस प्रकार का स्रोत है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो हमारी जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर से कोई और सोर्स हमने फॉलो किया, नहीं। जो ऑफिशियल आंसर की आती है वही सोर्स से हमने इसके आंसर्स को आपको मैच करके बताया हुआ है। एक्सप्लेनेशंस तो हम जो देते हैं वो अपने मतलब कि अपने हिसाब से देते हैं, क्वेश्चन मतलब कि बुक वगैरह को पढ़ के, गूगल करके, लेकिन जो आंसर्स हैं वो आपको ऑफिशियल आंसर की से मिसमैच नहीं होने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अब बताओ कि कौन सा स्थानीय समाचार पत्र से जो हमें मौसम की जानकारी का संग्रह है वो किस प्रकार का सोर्स है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो ये देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि सीखने की अक्षमता वाले, यानी कि वो बच्चे जो सीखने में समस्याग्रस्त हैं, ऐसे विद्यार्थी को किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सिखाते हैं या अन्य छात्रों के साथ उन्हें सीखने का मौका मिलता है। ऑप्शंस देखें, अनन्य, विशेष, समावेशी या आधुनिक। समावेशी शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ें। तो जो हमारा मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, अर्थात समावेशी जो शिक्षा है ना, उसमें आप देखें कि जो विशेष मतलब कि आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको भी सभी बच्चों के साथ समान रूप से सीखने का अवसर मिलता है। उत्तर क्या हो जाएगा? समावेशी। देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पैडागोजी से हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी से मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत आपको दिया गया है आपको बताना है कि किससे रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। तो अभी इतने से ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, ये किनके द्वारा कहा गया है कि सभी बच्चे जो है ना वो विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। कह रहे हैं कि लेकिन विभिन्न दरों से,
इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसका है? C.L. ऑर्ग्रेन या फिर डी पर्सेल या J.H. बेल या फिर जीन पियाजे? तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा हमारा जे पियाजे। ठीक है, तो पियाजे जी का ये कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड, अर्थात कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो शिक्षक क्या करे जिससे कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो क्लासरूम में हो सके? ऑप्शंस देखें, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। दूसरा, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। देखिए, अगर बच्चों को व्यक्तिगत परियोजनाएं देंगे यानी कि एक एक बच्चे को एक खुद का एक एक काम देंगे तो फिर इससे ना इंक्लूसिव जो एजुकेशन है या ये कहें कि जो हमारा कोऑपरेटिव एजुकेशन है वो फिर नहीं आगे आएगा। कह रहे हैं काम के लिए कक्षा को 2 समूहों में, तो समूहों में विभाजित करने से भी वो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। कह रहे हैं कि परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो देखिए इसका जो बहुत अच्छा उत्तर है ना वो पहला वाला हो जाएगा कि छात्रों को आपस में एक दूसरे से बहस करने और मतलब चर्चाओं में लगाएं तो ठीक रहेगा। अब बहस करने का मतलब ये नहीं कि मार पिटाई तक पहुंच जाए बात, उस तरह का बहस की बात यहाँ नहीं की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, इंटेलिजेंट थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? क्या हो जाना है इसका? आलोचनात्मक सोच हो जाएगा, अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए अब हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इतिहास अर्थात हिस्ट्री से आ रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है 6 to 8 क्लास जो NCERT हिस्ट्री है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप देखें। एक सिंगल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं शायद ही आपसे छूटने पाए। हमने उसको MCQ के माध्यम से कराया हुआ है, लेकिन MCQ के साथ साथ हमने उसमें NCERT के जो पॉइंट्स हैं वो भी कवर किए हैं। बहुत ही मस्त जो वो क्लासेस हैं वो हैं, आप उसको ज़रूर देखें। हालांकि एक बार हमने कंप्लीट करा दिया था, दोबारा से उसको करवा रहे हैं, तो अगर आप उसको जो कंप्लीट हो गया उसे नहीं देखना चाहते तो अभी जो चल रही है उसे भी देख सकते हैं। क्लास 6 की हो चुकी है, क्लास 7 की हम लोग उसमें स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि द कलर्स यूज्ड इन अजंता केव्स, तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जो कलर यूज किए गए हैं अजंता केव्स पेंटिंग हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। ठीक है, अर्थात अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग हैं वो किस सामग्री से बने हुए हैं या किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें कि पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधे और खनिज से या फिर स्लेट से। तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे क्या रहा होगा, पौधे और खनिज। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उस समय जो भी चित्रकारी वगैरह की गई है उनमें जिन रंगों का यूज किया गया है वो रंग जो है वो पौधे और खनिज के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि सबसे पुराने पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है अपने वीडियोस में, तो आप उसको जरूर देखिए। तो द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन, अर्थात किस पर लिखी गई हैं जो हमारी पांडुलिपियां हैं वो आपको बताना है। ताड़पत्र, पत्थर, कागज या फिर लकड़ी। तो हमने बताया हुआ है कि ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं, ऑप्शन 1 वाला ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कह रहे हैं कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि अर्थात कौन सा एरा है जो सबसे लंबा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, पैलियोलिथिक एरा या फिर मेसोलिथिक या फिर नियोलिथिक या मेगालिथिक। ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर महापाषाण काल। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, अर्थात जो हमारा पूरा पाषाण काल है ना उसका टाइम पीरियड सबसे लंबा है। क्यों सबसे लंबा है, क्योंकि आप देखिए इसका जो समय है आज से 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कब तक है, तो 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक। और इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल को। वो कौन से हैं, तो जो हमारा पहला पूरा पाषाण का भाग है उसे हम कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आज से 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2 लाख ईसा पूर्व तक है। ठीक है, यानी कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है इनका।
जबकि जो मध्य पूरा पाषाण काल है वो कब से कब तक रहा है, तो आज से 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। और जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, आगे के जो मतलब कालक्रम दिए हैं उन्हें भी देख लीजिए। जैसे दूसरा है मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो कब से कब तक रहा है, तो आज से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक रहा है। जबकि जो हमारा न्यूलिथिक अर्थात नव पाषाण काल है ये आज से 8,000 साल पहले से लेकर के 2,000 साल पहले अर्थात 2,000 ईसा पूर्व तक का था। ठीक है, जबकि जो हमारा महापाषाण काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय काल जो है वो दिखाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया तो मैंने इतिहास के सारे ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट इसी तरह से करवाया हुआ है। क्या है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं कि मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान। सेकंड ऑप्शन है कि एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आर फाउंड हियर। ठीक, अर्थात मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। दूसरा क्या है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। तो एकदम सही बातें हैं दोनों के दोनों, अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों सत्य कहाँ दिया गया है, ऑप्शन 4 में। ठीक है, ऑप्शन 4 में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना चाहिए और आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ हड़प्पा स्थल मिले हैं। ऑप्शंस देखें, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पंजाब में कौन सा स्थल मिला है, गुजरात में, हरियाणा में या फिर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वहाँ पे ना गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं, अर्थात घर के मतलब ज़मीन के भीतर चूल्हे वगैरह बना के, गड्ढे वगैरह बना करके लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं आपको, 3 वाला हो जाएगा अर्थात गुजरात। तो आप देखिए कि जो हमारा पश्चिम मतलब कि भारत देश का जो पश्चिमी रीजन है, जहां आपको गुजरात मिलेगा, जहां से हमारी कर्क रेखा मतलब कि होकर के गुजरती है, उस गुजरात में आपको हड़प्पा के कई सारे नगर मिल जाएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा हड़प्पा का जो लोथल है ना, जहां पे हमें बंदरगाह मतलब मिला हुआ है, अर्थात बंदरगाह या गोदीवाड़ा शहर इसको कहते हैं, लोथल। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। धौलावीरा ये भी गुजरात में ही है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो भैया धौलावीरा जो है अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 2020 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। किसको, धौलावीरा को। बड़ा मोस्ट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आप देखें कि वहाँ पे सुरकोटदा के भी साक्ष्य मिले हैं, और सुरकोटदा अर्थात सुरकोटदा स्थल है जहाँ से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि हड़प्पा वासियों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आप देखिए कि सुरकोटदा जो स्थान मिला है वहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। आगे देखें वहाँ से और कौन कौन से जो है स्थल मिले हैं, रंगपुर जहाँ से हमें चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, देसलपुर हो गया, रोचदी हो गया, प्रभास पाटन हो गया, बागसरा। तो इस तरह से करके आप देखिए वहाँ पे कई सारे स्थलों की प्राप्ति हमें हुई है। कहाँ से, गुजरात से। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, ब्राह्मी तो नहीं, पाली बिल्कुल नहीं, संस्कृत या प्राकृत। ऑफ कोर्स इसका उत्तर संस्कृत हो जाएगा। तो जो हमारी देव संस्कृत है मतलब कि उसमें लिखा गया है ऋग्वेद को। ठीक, ऑप्शन 3। और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। ऑप्शंस देखिए, महावीर बिल्कुल नहीं, महावीर स्वामी कहाँ शासक थे, प्रसेनजीत नहीं, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा अर्थात बिंबिसार। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे बिंबिसार थे। और याद रखिएगा कि ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये हर्यंक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो और ये हर्यंक वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बिंबिसार के ही द्वारा की गई थी 544 ईसा पूर्व में। और इनका पूरा टाइम कब तक रहा है, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का समय रहा है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो ये सारे एकदम लड्डू लड्डू से क्वेश्चंस हैं। बुद्धा, धम्म, अहिंसा या फिर संघ। तो जाहिर सी बात है कि अहिंसा जो है ना वो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अपने ये तीनों जो है वर्ड सुने होंगे। तो ये जो बुद्ध, धम्म, संघ है ना, ये हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो भगवान बुद्ध के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपना गृह त्याग किया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ कराई हुई हैं? तो हमारी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ना, उसमें हमने ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में करवाया हुआ है, जैन धर्म को भी, बौद्ध धर्म को भी। तो आप वहाँ पे ज़रूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर। तो हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। हमने पॉलिटी भी लगभग कंप्लीट करा दिया है। क्लास 8 में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं और चूंकि आप लोग उस पर ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमने उसको बंद करके रखा हुआ है। हमने सोचा तब तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करा दें, ताकि आपको एक आइडिया रहे ना कि हम जो आपको करा रहे हैं वो एक सही दिशा में करा रहे हैं। आप लोग उसे देख करके मतलब कि एक वो होता है ना कि ठीक है, हाँ, विश्वास के साथ उसको कर सकते हैं। इस वजह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी लगभग हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट ही हो चुका है। अब 2-4 टॉपिक्स ही हैं उसमें, जैसे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उसको हम लोग कराएंगे। और 1-2 टॉपिक हैं उसको भी करवाना है, सब करवा देंगे, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए बस। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, ऑप्शंस देखें। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये राज्यसभा क्या है। तो आप लोगों ने अगर हमारे साथ पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। संसद, ये जो संसद है ना, ये 3 अंगों से मिलकर के बनती है। और संसद के 3 अंग कौन से हैं? पहले तो हमारे राष्ट्रपति जी हो जाएंगे, दूसरा लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो ये जो राज्यसभा है ये उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। हमें राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। और पहला ऑप्शन है कि विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा है लोकसभा के मेंबर्स, चौथा है विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक। तो चलिए देख लेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है वो किनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब ये विधानसभा क्या है? तो जैसे केंद्र में हमारी संसद होती है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है, वैसे ही आप देखेंगे कि राज्यों में विधानमंडल होता है। कई राज्यों में 2 सदन होते हैं विधानमंडल के, जिसमें हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे केंद्र में जो है उच्च सदन के रूप में हमारा जाना जाता है उच्च सदन के रूप में जाना जाता है राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में आप देखेंगे कि जो हमारा विधान परिषद होता है वो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। और निम्न सदन के रूप में जैसे केंद्र में आपको क्या जाना जाता है? हमारा लोकसभा। राज्यों में वही स्थिति होती है विधानसभा की। ठीक है, लोकसभा जैसे केंद्र में लोकसभा है वैसे ही राज्यों में हमारा जो विधानसभा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद रख सकते हैं। ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो भारत देश की जो शासन प्रणाली है वो आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं संसदीय और एकात्मक, यानी कि पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी। तो देखिए हमारा संसदीय सिस्टम तो है लेकिन एकात्मक नहीं है। दूसरा क्या है? प्रेसिडेंशियल एंड फेडरल, यानी कि राष्ट्रपति और संघीय। तो आप देखिए हमारे संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया, यानी कि फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया। संघ शब्द का यूज किया गया है, लेकिन अंग्रेजी में आप देखिए वहाँ यूनियन है, यहाँ पे देखिए फेडरल लिखा हुआ है। तो संघ है, भारत देश एक संघ है, लेकिन फेडरल नहीं है, वो यूनियन है। तो ये थोड़ा मतलब कि वर्ड लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये अंग्रेजी वाला क्यों पढ़ना है? तो इसीलिए पढ़ना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना रॉन्ग होने पाए। तीसरा है हमारा राष्ट्रपति और एकात्मक। तो हमने अभी बताया कि बिल्कुल नहीं, एकात्मक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है संसदीय और संघीय। तो हाँ, एकदम सही ऑप्शन है कि हमारा भारत देश जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाता है और हमारा देश जो है संघीय
जो शासन प्रणाली है उसको भी अपनाता है। तो देखिए यहाँ पे फेडरल लिखा हुआ है, लेकिन भैया इसका जो सही उत्तर है ना, यहाँ यूनियन होना चाहिए था, लेकिन क्या करिएगा, जो है उसी में से उत्तर चूज करना है। तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप देखिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का क्या उत्तर है 4। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो है यानी कि जो हमारा आयोग है उसके द्वारा यही आंसर की में दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ उनको कितनी सीटों पे रिजर्वेशन मिला है। ऑप्शंस देखें 48, 84, 47 या 74। तो अनुसूचित जातियों के लिए जो मतलब कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं वो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला अर्थात 84। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, मतलब पूरा चैप्टर ही करवाया है, तो ये भी क्वेश्चन करवाया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा 84 यानी कि ऑप्शन 2 वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 ये क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा अस्पृश्यता है ना, ये अगर आप इस प्रथा को अपना रहे हैं तो इसके कारण कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। मौलिक अधिकार हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हमने कई जगहों पे मौलिक अधिकार पढ़ाया है। और देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं टोटल आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। टोटल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं, पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार है प्रॉपर्टी वाला, वो अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसको भाग 3 से हटा करके भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि हमारे पास समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का, ये सभी अधिकार है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं दरअसल इसमें, ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो अस्पृश्यता करने के कारण उल्लंघन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए अस्पृश्यता, समानता का अधिकार। तो जो हमारा समानता का अधिकार है ना, वो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के मध्य बातचीत की गई है। और इसी के मध्य जो आर्टिकल 17 है उसमें असमानता को मतलब अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है, अर्थात जो अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त करने की बात की गई। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता जैसा कुछ किया जाता है तो आप उसके कौन से फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा भैया उसका राइट टू इक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS तक ने सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये अस्पृश्यता वाली बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए अभी हमने ऊपर हालांकि आपको एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया था, वो वाला एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ करना चाहिए था पर वहीं बता दिया। बात तो एक ही हुई कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमने बताया ना कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था अर्थात जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से अब जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब इसको हमारे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, कुल मिलाकर के फंडामेंटल राइट्स नहीं। और ऐसा क्यों किया गया, तो भैया फंडामेंटल राइट्स में जो चीज़ें हमें राइट्स के रूप में मिली हुई हैं उसके अगर हनन की बात आती है ना, तो हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में वो चीज़ें नहीं हैं तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहे हैं कि अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो जाहिर सी बात है, नहीं हमने 65 तक ही क्वेश्चन कराने थे। हाँ ठीक है, 65 तक ही क्वेश्चन आज हम कराएंगे, नहीं तो फिर जो है आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टोटल हमने 65 तो क्वेश्चन सॉल्व करा लिए। अब जो क्वेश्चन है उनको अगले सेशन में ले लेंगे। तो 2018 के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके होंगे आपके पास। हम यहाँ पे पैडागोजी अर्थात जो CDP है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। हिस्ट्री के हमने बहुत पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब लेकिन अब हम लोग पूरा का पूरा वैसे देख रहे हैं कि 2018 का क्वेश्चन 19 का 20 का, तो इस तरह से देख रहे हैं। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की बताई गई चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेफिनेटली इससे लाभ मिलने वाला है। डेली क्लासेस दोपहर 2:30 बजे होती हैं, तो रेगुलर आप क्लासेस के साथ जुड़ करके कुछ नया सीख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।